आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। बीपीएससी पूर्वालोकन घटना चक्र का सीरीज कर रहे थे हम लोग और ये मॉडर्न हिस्ट्री का छठा क्लास होगा आज। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था बंगाल विभाजन से हम लोग स्टार्ट किए थे, कैसे बंगाल विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। और भारत में पहली बार बहिष्कार जैसे शब्द और स्वराज जैसे शब्द को अपनाया गया था, देखा गया था। उसके बाद मिंटो आपके मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था जिसमें हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल करके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली दरबार, कैसे लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, राजा रानी आए थे, दिल्ली को राजधानी शिफ्ट कर दिया गया था, सब कुछ। होम रूल लीग आंदोलन देखा, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, किसान आंदोलन और विकास, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल भी कल पढ़ लिया था, और रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग एक्ट भी कल हम लोगों ने कर लिया था। और आज हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन से शुरू करेंगे। और बिल्कुल आपको पाकिस्तान की मांग मतलब आपको भारत छोड़ो आंदोलन तक आज हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। और नए आए हैं आप इस चैनल पे तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करिएगा और हमारे चैनल पे एक बार चेक करिएगा। करंट अफेयर्स, लूसेंट, घटना चक्र और जीके जीएस का बेहतरीन बेहतरीन सेशन आपके सामने अब हम लाएंगे ही हमेशा। अब तो नया चैनल शुरू ही किए हैं अब ये वाला, तो अब लगातार इस पे आएगा, कंटेंट की बाढ़ रहेगी और आपकी जीत ही हमारी जीत होगी। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, आज का ये पहला पेज थोड़ा ब्लर है, उसके बाद से साफ साफ दिखाई देगा। चलिए तो थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं, अपने पास 18x है, ठीक है ना। चलिए, किसने, क्वेश्चन कह रहा है किसने किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 साल में भी नहीं आएगा। तो ये अवसर देखा था महात्मा गांधी ने। देखिए भाइयों, क्या हो रहा था ना, वर्ल्ड वार वन छिड़ गया था, वर्ल्ड वार वन छिड़ गया था। और जो कुस्तुनतुनिया की लड़ाई हुई थी 1453 में, 1453 में कुस्तुनतुनिया की लड़ाई हुई थी, तो याद होगा आप लोग को कि रोमन साम्राज्य पे ना, रोमन साम्राज्य पे उस्मानिया साम्राज्य का यानी कि ऑटोमन का, ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था, कब्जा। और ये लोग कब्जा करके थोड़ा सा ज्यादा मतलब तंग कर दिए थे, पुर्तगाली यूरोप वालों को इतना तंग कर दिए थे, क्रिश्चियन लोग को इतना तंग कर दिए थे कि एक तो मसाला का यात्रा नहीं होने दे रहे थे, मतलब भारत नहीं आने दे रहे थे किसी को, और मतलब तंग कर रहे थे, उनके क्रिश्चियन वगैरह उनके मस्जिद चर्च वगैरह को तोड़ ताड़ दे रहे थे। तब जब वर्ल्ड वार वन में जब वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि हुई कहां पर, ये वर्साई 1919 में वर्साई की संधि हुई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो मजेदार कहानी सुनाएंगे, लेकिन ये घटना चक्र में तो कहानी सुना ही नहीं पाते, ना कोई एडिशनल फैक्ट दे सकते हैं, क्योंकि फैक्ट का अंबार तो इसी में रहता है, इसी को पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो देखिए, फ्रांस में एक वर्साइल पैलेस है, फ्रांस में एक वर्साई पैलेस है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी में ईरान वाला जो आपको साइन कर दिया था, ईरान वाला जो सीज फायर, जो 14 सूत्री मांग जो था, उसको साइन किया था इसी वर्साई पैलेस में। इतिहास को दोहराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जानवे करते हैं, थोड़ा सा चमकना ज्यादा चाहता है ना। तो 1919 में वर्ल्ड वार वन, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और वर्साई की संधि के बाद क्या हुआ ना कि ऑटोमन लोग को, अब तो समझ ही रहे हैं कि धोएगा, इतने साल से 1453 से लेके 1919 तक गम झेला है, 1919 तक। अब तो बोलेगा कि हम तो बिना डूबे हुए सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तब क्या करता है ना ये लोग, अंग्रेज लोग जम के धोता है, जम के धोता है ऑटोमन साम्राज्य को। और जो खलीफा जो था, जो याद करिए मेडाइवल हिस्ट्री में खलीफा जो सनद पत्र देता था, सुल्तान बनाता था, उनके खलीफा के पद को क्या करता है, खत्म कर देता है। और इसी खलीफा के पद को खत्म करने के लिए खिलाफत आंदोलन चालू होता है भारत में कि हमारे खलीफा को बेइज्जत मत करो, हमारे खलीफा को छोड़ दो, जेल उल कर दिया था, हटा दिया था खलीफा का पद। तो गांधी जी उस समय असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे, असहयोग
असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे। याद रखिएगा, गांधी जी उस समय क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे, क्योंकि जलियांवाला बाग खत्म हुआ था और जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी चिड़चिड़ा गए थे। पहले तो रॉलेट सत्याग्रह चला रहे थे और रॉलेट सत्याग्रह के बाद जब जलियांवाला बाग हुआ तब गांधी जी बोले कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब चलेगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। और बहुत ही तेज आंदोलन था, भारत हमारा आजाद हो जाता उस समय। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके चलते गांधी जी क्या किए, वापस ले लिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन में देखते हैं क्या कि मुसलमान लोग को हिंदू मुस्लिम का एकता को बढ़ाने के लिए और मुस्लिम लोगों का सपोर्ट लेने के लिए ये एक ऐसा अवसर है जो 100 साल में भी नहीं मिलेगा। तो गांधी जी ने ही ये अवसर देखा था। आइए पढ़ लेते हैं। ठीक है, 23 से 24 नवंबर को 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी बने। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा था, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का एक स्वर्णिम अवसर है और आगे 100 वर्ष तक ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, क्वेश्चन नंबर 2, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? हम लोगों ने भी देखा, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, गांधी जी इसके अध्यक्ष भी बने थे। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छोड़ने की सलाह दी थी। ठीक है, गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। ठीक है, जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार भी सौंप दिया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इस आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया? तो अमृतसर के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे शेरे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने ही सेफ्टी वल्व का सिद्धांत दिया था। सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। इन्होंने ही अंग्रेज को बोला था, कांग्रेस को बोला था कि ये डफरिन की दिमाग की उपज है, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है ना, बाद में सब समझ गए कि चलो कांग्रेस अब ठीक काम कर रहा है। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्यों? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। नहीं नहीं नहीं, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ अपने असहयोग आंदोलन में मुसलमान भाइयों की क्या चाह रहे थे? मदद चाह रहे थे, उनका साथ चाह रहे थे। हम साथ हैं। आगे चलिए, ये गांधी का ही देश है दोस्तों कि आज भी इतना होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब भले दंगे हो जाते हैं कहीं, वो भी नेताओं के भड़काने पे दंगे होते हैं। अगर यहाँ वोट सिस्टम नहीं होता ना तो कोई दंगा नहीं होगा। ऐसे कोई हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से नफरत नहीं करता है। उस नफरत को आजकल के नेता क्या करते हैं? पनपाने का काम करते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में 24 नवंबर 1919 को गांधी जी इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। वही बात है, हम लोग देख लिए इसको। खिलाफत आंदोलन का अमृतसर में हुआ
याद रखिएगा। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी। या जिन्ना नहीं मार दीजिएगा, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, वही चीज है, गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी स्वर्णिम अवसर को देखा जो आगे 100 साल तक नहीं आएगी। आगे चलेंगे। इस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? बंगाल का विभाजन? नहीं। वर्साय की संधि? हाँ बिल्कुल। वर्ष और क्या देख लो, जलियांवाला बाग? नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक? नहीं, यही होगा। वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 में। और इसी के तहत क्या किया गया था? खलीफा के पद को अवैध घोषित कर दिया गया था। मोहम्मद पैगंबर जी का कहना था ना, मोहम्मद पैगंबर साहब का कहना था कि धरती पे मतलब एक सूर्य एक चांद है, तो एक ही राजा होगा जो पूरे धरती का प्रतिनिधित्व करेगा। आगे चलिएगा, देखिए खिलाफत आंदोलन का तत्कालिक मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य पर कठोर सख्ती लगाए जाने की आशंका और मुस्लिम जगत में की सम्मानित खलीफा के पद को और उसके अधिकारों की रक्षा करना था। इसी संदर्भ में बंबई में मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई। ठीक है, खिलाफत समिति कहां बनाई गई थी? बंबई, मार्च 1919 में। ठीक है, समर्थन मुसलमानों को विश्वास था कि ऑटोमन साम्राज्य के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा नरमी बरती जाएगी, लेकिन जर्मनी के साथ जून 1919 में मित्र राष्ट्रों ने की गई वर्साय की संधि, अपमानजनक संधि ने इस भ्रम को तोड़ा और भारत में खिलाफत आंदोलन तीव्र हो गया ताकि तुर्की के पवित्र स्थानों और खलीफा के पद की रक्षा की जा सके। हालांकि वर्साय की संधि का सीधा संबंध ऑटोमन साम्राज्य से नहीं था, किंतु इसका भारत में भी खलीफा का पद और ऑटोमन साम्राज्य के भविष्य को लेकर भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रभावित कर रहा था। देखिए वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था ना, तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र जो थे, तो धुरी राष्ट्र उसमें हार गया। ठीक है, जर्मनी हार गया। और वर्साय की संधि अपमानजनक संधि थी, मतलब इसमें फ्रांस ने जर्मनी पर इतना आपको पेनाल्टी ठोका, इतना आपको ये किया, और जो जर्मनी के तरफ से जो वर्साय की संधि साइन कर रहे थे वो यहूदी थे। वो क्या थे? वो यहूदी थे। इस चलते हिटलर क्या किया? यहूदियों से नफरत करने लगा और सबको नफरत करवा दिया। याद रखिएगा, उसी का देन था, मतलब वर्साय की संधि का ही देन था वर्ल्ड वार 2। उसी के चलते वर्ल्ड वार 2 हुआ और उसी के चलते इजराइल बना। मतलब यहूदियों को इतना मारा, इतना जलाया, फेंका, भगाया, नफरत कराया। चलिए आगे, असहयोग आंदोलन। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ है? देखिए प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में ही घटित हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसको नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, मतलब हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। असहयोग आंदोलन मतलब किसी भी चीज में अब हम आपका साथ नहीं देंगे। जो वर्ल्ड वार 1 में गांधी जी सर्जेंट बन के सबका भर्ती करा रहे थे कि जाओ लड़ो लड़ो, अंग्रेज के तरफ से लड़ो, लेकिन अब गांधी जी बोले कि मैं आपके अब साथ नहीं हूं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 की नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। देखिए सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसमें क्या हुआ? विशेष अधिवेशन में यह पास हुआ। ठीक है, और इसकी पुष्टि कब की गई? नागपुर अधिवेशन में 1920 में। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी गई। तो गांधी जी ने कब शुरू किया आंदोलन? 1920। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल कही। देखिए असहयोग आंदोलन में ना इतना भयानक चल रहा था ना कि गांव गांव तक फैल गया था। गांव में कोई ब्रश करता था तो बच्चा छीन लेता था, उससे छीन के ब्रश फेंक देता था, बोलता था ए दत्तमन करो जी, असहयोग आंदोलन चल रहा है। तब बोला कि अरे मेरा ब्रश फेंक दिया, अब ले लटक के उसका शर्ट फाड़ दिया। ए शर्ट फाड़ो, खादी पहनो। गांधी जी बोले शर्ट नहीं पहनना है। और होलिका दहन होता था, मतलब गांव गांव में जाके जितनी विदेशी वस्तुएं हैं
सबको कलेक्ट किया जाता था कि लाइए आपके घर में जो जो विदेशी सामान है, सरफ है, साबुन है, कुछ भी है तो लाइए, और उसका होलिका दहन किया जाता था। ऐसा होलिका दहन किया जाता था जिसपे रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है, याद रखिएगा, निष्ठुर बर्बादी। और इसी के चलते क्या हुआ ना कि बलिया के पास एक जगह है चौरी चौरा, तो चौरी चौरा में देखिए क्या हो रहा था कि चौरी चौरा में लोग अगजनी कर रहे थे, मतलब अपना मस्त होलिका दहन मना रहे थे। अब तो जानते ही हैं जब लोग जोश में आते हैं तो अपना फुल मगन होके कर रहे थे, तो हर जगह हो रहा था, तो वहां भी हो रहा था। तो वहां का थोड़ा दरोगा थोड़ा उस समय होगा उल्टा खोपड़ी का, तो किसी को गोली मार दिया। मतलब पब्लिक में थाना वाला बोल रहा होगा कि होलिका दहन मत करो, यहाँ से जाओ। वो बोला कि सब जगह हो रहा है, हम तो होलिका दहन करेंगे, तो करेंगे, तो मार दिया गोली। अब गोली मार दिया तो क्या हुआ ना कि भीड़, मतलब गांव की भीड़ उग्र हो गई, और उग्र होकर चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया गया, याद रखिएगा। तो गांधी जी बोले कि अब गांधी जी सोचे ना कि ले, अब ये लोग अंग्रेज को तो बहाना मिल गया है, किसी को भी ये क्या करेगा, शूट एंड साइट, किसी को भी मतलब मार देगा। जब जलियांवाला बाग में नरसंहार कर सकता है अंग्रेज लोग, और उसके बाद भी उसको सजा नहीं मिला, आर डायर को, ओ डायर को सजा नहीं मिला, हंटर कमीशन लाया गया था, याद रखिएगा, लेकिन सजा नहीं मिला। तो इसके बाद क्या होगा, तो गांधी जी ने जनता को बचाने के लिए, जनता को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने अपने पुस्तक में लिखा है, जो गांधी के सपोर्टर हैं, मतलब सपोर्टर क्या है, जो भी हो, ठीक है, लेकिन बचाने के लिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और बोला कि मैंने भारतीयों पर जो विश्वास किया वो मेरी हिमालय जैसी बड़ी भूल थी, और मेरी भूल यह है कि मैं लाइट नहीं जलाया। लाइट देखिए शुरू में क्लास में एक लाइट ऑफ और एक लाइट अभी ऑन हो रहा है, तो ये इस चलते धुंधला दिख रहा था। एक्चुअली दोस्तों बज गए रात के 12, और अब क्या होता है ना कि सुबह से क्लास लेते लेते ना अब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगने लगता है ना कि ज़ॉम्बी टाइप का फीलिंग आने लगता है, तो इसीलिए दिमाग काम करता है नहीं। चलिए, तो हिमालय जैसी भूल किस कांड के बाद बताया था, तो चौरी चौरा कांड के बाद बताया था। बहुत ज्यादा हम थोड़ा सा इसमें इधर उधर चले गए, घटना चक्र पे ही रहते हैं। चलिए आगे, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, गोरखपुर जिले में है, एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। चौरी चौरा शहीद स्मारक के अनुसार चौरी चौरा में हुई इस घटना में कुल 23 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने पे अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान और हर यत्नपूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। मतलब देखिए, आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए, मतलब आंदोलन को हिंसक नहीं बनाना था, इसके चलते ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे गांधी जी, और हिंसक कर दिया तो वापस ले लिए। ठीक है ना, गांधी जी थोड़ा जिद्दी थे, मतलब बहुत जिद्दी इंसान थे गांधी जी। इनका कहना था कि अहिंसा तो अहिंसा, हिंसा एकदम नहीं करो। ठीक है, बोले क्या कि अब मुझे इससे हिंसा की बू आ रही है, हिंसा हिंसा महक रहा है हमको। चलिए, तो गांधी जी थोड़ा सा अजूबा थे। आगे देखते हैं इस घटना, और जेल में सब लोग थे उस समय, चितरंजन दास ही लोग जेल में फायर, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास बोले कि जेल में हम लोग हैं, आई गंधिया बाहर से बाहर रोक दिया, मना कर दिया, तो सब लोग चिड़चिड़ा के बाहर में निकले, और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं, जो आगे निकल देखेंगे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग को वापस लिया, चौरी चौरा। असहयोग को निलंबित किया गया था कब, निलंबित कब किया गया था, 1922 में। ठीक है, आगे चलेंगे ना, ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़िएगा इसको। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यही गलत है। गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बाद में गिरफ्तार हुए थे गांधी जी।
जब चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिए बारडोली में, उसके बाद गिरफ्तार हुए थे। 1921 में गिरफ्तार नहीं हुए थे। चौरी चौरा के कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए, बिल्कुल सही है। गांधी ने अपने पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल सही है। कब दिया था? 1916 में। ठीक है, उपयुक्त में से नहीं, ए आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। देखिए, जब तिलक की मृत्यु हुई थी ना जिस दिन, तो तिलक के अर्थी को उठा के ही, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठा के ही 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा का कांड। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में गांधी जी क्या किए? इसको वापस ले लिए। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अब क्या कह रहा है? असहयोग के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। अच्छा, देखिए पहले क्या हुआ पूछ रहा है। चौरी चौरा में पुलिस का गोलीकांड, ठीक। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस के थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा असहयोग का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। और ठीक तो एकदम ऐसे जा रहा है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए वही चीज है जो बता दी, उसी को स्टेटमेंट में लिखा है। आगे चलते हैं। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है चौरा चौरी। कहाँ है? गोरखपुर जिले में। कहाँ है? गोरखपुर, गोरखपुर जिले में है, याद रखिएगा, गोरखपुर जिले में है चौरा चौरी। स्टेशन भी है चौरा चौरी, उधर जाइएगा तो स्टेशन आ जाएगा आपको। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, देखिए सही नहीं है पूछ रहा है। आंदोलन में केवल उच्च जातियां और अमीरों ने भाग लिया था ना। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। हजारों छात्र, नहीं ये भी गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी वाले, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों ने, शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। हाँ ये सही है। देखिए असहयोग आंदोलन द्वारा प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब स्कूल छोड़ दिया, वकील लोग इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन ये गलत है, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने काउंसलिंग का चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। और आंदोलन में जो उच्च जातिया के अमीर लोग थे आंदोलन में नहीं उतरे थे। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सही, कौन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है, तो केवल 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों ने, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। विद्युत आंदोलन में शहर में ग्रामीण में दोनों क्षेत्र के लोग शामिल थे। अब यह स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय काउंसलिंग के चुनाव मद्रास में 63 सीट पे जीत दर्ज की थी उस समय। मतलब ये लोग चुनाव लड़ा था। काउंसिल का जो चुनाव होता है ना, जो लॉ काउंसिल का चुनाव होता था, तो वकील लोग चुनाव लड़के 63 सीट जीत लिया था। इसका कहने का मतलब है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन का साथ नहीं दे रहा था मद्रास में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, यही गलत है। चौरी चौराहे कांड का गांधी जी ने, वही क्वेश्चन है जो पीछे जो क्वेश्चन था ना, वही रिपीट कर दिया है, सेम टू सेम। हाँ सेम टू सेम रिपीट कर दिया है। चलिए आगे देखेंगे। सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? स्वराज पार्टी सबसे पहले 1923 में बनाई गई थी। किसके किसके द्वारा? सी आर दास, सी आर दास यानी कि चितरंजन दास। इनको क्या बोला जाता था? देश बंधु, देश बंधु इनको बोला जाता था, देश बंधु। याद करिए 1922 में ही गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे ये। गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? चितरंजन दास, याद रखिएगा, बहुत बड़े वकील थे। और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू किनके पिताजी थे?
तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन दोनों ने मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। ठीक है, अब उद्देश्य क्या था, आइए। जनसाधारण के संघर्ष का नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने हेतु, नहीं ये तो नहीं होगा। राज्य पार्षद के चुनाव में भाग ले, तो बिल्कुल सी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। देखिए उस समय राज्य पार्षद का चुनाव होने वाला था और ये लोग चाहते थे कि अब हम सरकार में आके ही सरकार को चैलेंज करेंगे। इस चलते क्या हुआ, कांग्रेस से हट के अपना एक नया पार्टी बनाए। ठीक है ना। देखिए 31 दिसंबर 1922 को गया में महाराजा टिकारी के निवास स्थान पर हुई बैठक में कांग्रेस में के अंदर ही एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन की घोषणा की गई। 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया तथा 20 से 22 फरवरी 1923 को इलाहाबाद में इस नव गठित पार्टी का सामान्य बैठक आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी और कार्यक्रम के संविधान को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, सी आर दास इसके अध्यक्ष बने तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। ठीक है, यह पार्टी के भीतर ही रहते हुए पार्षदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित किया गया। इसने राज्य के पार्षदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभा किया तथा अच्छी सफलता हासिल की। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश करने की बात तथा सरकार के साथ असहयोग करना था। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के उपरांत ही हुआ था। ठीक है, बताए थे आपको। स्वराज दल की स्थापना के बाद हुई, क्या हुई इसके बाद, स्वराज दल के बाद पूछ रहा ना, स्थापना असफल, अच्छा किसके बाद हुई, तो असहयोग के, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही स्वराज दल शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। स्वराज पार्टी की गठन, देखिए वही क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की गठन असहयोग के चलते। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, वही क्वेश्चन है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किसने किया था, तो कांग्रेस ने। इनमें से किस संगठन में हुआ था, कांग्रेस में। देखिए क्या पूछ रहा है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था, मतलब किस संगठन से हटकर एक संगठन बनाया गया था, तो इसका नाम ही था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी और शॉर्ट में स्वराज पार्टी। ठीक है, मतलब कांग्रेस के खिलाफ है हम। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस से एक भाग के रूप में की गई थी, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू बाबा उनके महासचिव। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र किसका था, तो ये था दीनबंधु देशबंधु सी आर दास का। दीनबंधु सी एफ एंड्रयूज हो जाएंगे। दीनबंधु, दीन मतलब देखिए दीनबंधु, दीनबंधु, दीनबंधु बलि राजा दान इंदु महाबला, ये आप लोग सुने हैं ना। तो दीनबंधु का मतलब होता है गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, मसीहा उसको कहते हैं दीनबंधु। और ये किसको मिला था, तो सी एफ एंड्रयूज को। सी एफ एंड्रयूज गांधी जी के बेस्टी थे। सी एफ एंड्रयूज क्या थे, गांधी जी के बेस्ट फ्रेंड थे, याद रखिएगा। मतलब बहुत गरीब लोग का मदद करते थे, प्रोफेसर थे इंडिया में और बहुत हिंदू मतलब यहाँ के इंडियंस को बहुत मानते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इस कमीशन में सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया। ठीक है, मतलब किस कमीशन ने, तो साइमन कमीशन। देखिए क्या हुआ ना, साइमन कमीशन, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए 2 मिनट का, ज्यादा नहीं बोलेंगे। साइमन कमीशन आपको 1909 में जब कानून 1919 में जब कानून नहीं बन पाया, आपको मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार जो हुआ था उसमें कानून नहीं बन पाया, तो 10 साल कानून बनाना था। तो इस चलते 1927 में ही साइमन कमीशन को भेजा गया और इसका आगमन हुआ 1928 में। ठीक है ना, तो 1930 में कानून बन के बनाना था, तो इस चलते साइमन कमीशन का गठन हुआ। और साइमन कमीशन में जो 7 के 7 सदस्य थे, सब के सब अंग्रेज थे, गोरे थे।
इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इस चलते भारतीयों ने बोला कि साइमन गो बैक, मतलब हम साइमन कमीशन पर भरोसा नहीं करेंगे। तो किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न करने के कारण बेचैनी को बल दिया? तो साइमन कमीशन के। जब साइमन भारत में आया, साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, अरे यार तू काला साइमन बन रहा है, ये भी अपने आप को व्हाइट व्हाइट कर दिए ना, तो साइमन समझ रहा है थोड़ा सा। चलिए, तो वर्ष 1907 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा की और एक संविधानिक उपयोग किया, जिससे साइमन कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे और किसी भी भारतीय या राजनीतिक समूह को यह स्वीकार्य नहीं था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, देखिए पहली बार भारत आया था साइमन कमीशन कब? 1928 में भारत आया था। सबसे पहली बार कब भारत आया था? 1928 में। देखिए 1928 में भारत में बंबई पहुंचा था, बंबई पहुंचा था, वहीं पर नारा लगा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है। और साइमन गो बैक का ही नारा जब चल रहा था, इसी नारा को बोलते हुए लाला लाजपत राय चिल्ला रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो उस समय वहां का जो एसपी था वो सॉन्ड्रस था, सॉन्ड्रस और स्कॉट, स्कॉट डीएसपी था और सॉन्ड्रस एसपी था। उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया और 80 साल के बूढ़े व्यक्ति लाला लाजपत राय को लाठी से मारते मारते मार दिया। और जितना लाठी उन पे पड़ रहा था, वो बोल रहे थे लगातार साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और जब वो हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तो बोले थे कि मेरे लाठी पर किया गया अंग्रेजों का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत में आखिरी किल साबित होगा, ठीक है। और उन्हीं का सब चेला लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो बाद में बदला लिए, जो लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। देखिए इसको एक बार पढ़ेंगे। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू देखिए सचिव था, मॉन्टेग्यू सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वायसरॉय था भारत का 1919 में, ठीक है। 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा हेतु एक वैज्ञानिक आयोग, वैधानिक आयोग यानी कि स्टैट्यूटरी कमिटी का गठन किया गया। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति की स्थिति पर है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमीशन में कुछ साल 7 सदस्य थे, क्योंकि सभी के सभी अंग्रेज थे, इस चलते श्वेत कमीशन कहा गया और इसका विरोध कर दिया गया। इसको श्वेत कमीशन यानी कि व्हाइट कमीशन कहा गया और इसका विरोध कर दिया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। तो 1928 में 3 फरवरी भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एकदम बस 1928 से काम नहीं चलेगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन के गठन के समय, साइमन कमीशन के गठन के समय की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा देखिए 1927 में की गई थी, लेकिन दिसंबर में नहीं की गई थी, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। आगे नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमिटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो इसका विषय क्या था नेहरू रिपोर्ट का? तो देखिए नेहरू रिपोर्ट किनकी अध्यक्षता में था? तो मोतीलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू जी के। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय देखिए पढ़ लीजिएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू है इसमें, तो ई नहीं होगा। भारत में संवैधानिक व्यवस्था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तो मतलब अंग्रेज लोग बोला ना कि हम तुम्हारे लिए संविधान बनाना चाह रहे हैं और तुम संविधान भी नहीं बनाने दे रहे हो, हम साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए हैं और तुम लोग मान नहीं रहे हो। तो नेहरू जी मतलब कांग्रेस ने बोला कि हम मतलब तुमसे अच्छा अपने लिए संविधान बना सकते हैं,
और वही संविधान बनाया था नेहरू रिपोर्ट। उसका नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बनाया था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। भारत में संवैधानिक व्यवस्था के पर एक प्रस्ताव बनाया गया था। ठीक है ना, आगे चलेंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। अब देखिए 1929 का बात है, 1929 का बात है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पुनः याद रखो अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला एवं बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? अब झंडा फहरा चुका है। तो 1929 में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय यंग थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस समय लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कब? 1929 में। और 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। डेट भी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1923, 26 जनवरी 1930 को, 1930 को, ठीक है, झंडा फहरा दिए थे। और 1929 में क्या हुआ था? मतलब लाहौर में प्रस्ताव रखे थे, लेकिन 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इस चलते हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? 26 जनवरी हम लोग का संविधान नवंबर में ही बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर को ही संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन हम लोग 26 जनवरी तक रुके। क्यों रुके? क्योंकि इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। देखिए लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पुनः याद कर लो। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, इस चलते। ठीक है, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1930 को, 1930 को याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर झंडा लगाया था। फ्लैग, फ्लैग लगाया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जे नेहरू ने। ठीक है ना। और लेकिन 1929 में पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन हुआ था, एक साल पहले, मतलब दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का 1929 में। देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लें और कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा का में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर स्थिति में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। साथ ही में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को घंटा बजा कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति को 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लगाया गया कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की सिद्धांत गृहीत की? तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में? वही क्वेश्चन है, 1929 लाहौर। ठीक है, आगे 1929 के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1931, ए आंसर। ठीक है, वर्ष 1929 में लाहौर के आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, पंडित नेहरू। अब यहां से देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ अवज्ञा करना। ठीक है ना। कल की क्लास में हम आप लोग को बताए थे ना कि गुड मॉर्निंग, और एक सेकंड थोड़ा सा बताते हैं।
सविनय अवज्ञा। अब देखिए, टीचर क्लास में आता है और बच्चे खड़े हो जाते हैं, खड़े होके बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो टीचर बोलता है हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो। तो बच्चे बोलते हैं नहीं सर। क्यों नहीं? तो सविनय अवज्ञा सर। कहने का मतलब है कि हम आपका सविनय, आपको हम विश किए अपनी मर्जी से क्योंकि आप टीचर हैं, लेकिन आपकी बात हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग सविनय अवज्ञा कर रहे हैं। आप बोलिएगा बैठो तो हम नहीं बैठेंगे, हम अपने मन से बैठेंगे। आपको खड़े होके इज्जत दे दिए, लेकिन आप बैठने बोलिएगा तो नहीं बैठेंगे। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, याद रखिएगा, जिसको इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। और गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी, जिसको रोम की यात्रा की संज्ञा दिया था आपको बोस बाबू ने। चलिए, नेताजी ने दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में 12 मार्च। देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी की यात्रा शुरू हुई थी। देख 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी, साबरमती, साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे गांधी जी। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 24 किलोमीटर की यात्रा थी। और यहां पहुंच के क्या किए थे? नमक कानून को तोड़ दिए थे। नमक कानून को तोड़ के क्या शुरू कर दिए थे? तो सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए थे। ठीक है, देखिए वही चीज लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम के 80 सहयोगियों से, महात्मा गांधी समेत कुल 81, मतलब 81 लोग निकले आपको सत्याग्रह के लिए, कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक को कानून को भंग किया। औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजागोपालाचारी ने भी तिरुचिरावल्ली से देव वेदरायन की यात्रा की और सत्याग्रह के लिए यात्रा की। तो पूरे देश भर में फैल गया। और तिरुचिरापल्ली से वेदरायन की यात्रा उस समय की राजागोपालाचारी ने, जो इनके समधी थे, महात्मा गांधी के समधी थे, याद रखिएगा। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला? 24 दिन तक चला दांडी यात्रा। कितने दिन तक? 24 दिन तक चला। 24 दिन तक नहीं चला, 24 किलोमीटर था ये, आपको चला के, हाँ 24 दिन तक चला। ठीक है, आगे 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? साबरमती से। साबरमती से 1930 में महात्मा गांधी ने कहां से प्रारंभ किया? साबरमती से। ठीक है, नहीं देखिए सविनय अवज्ञा पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा तो दांडी से हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया? तो ये दांडी से शुरू किया। दांडी पहुंचकर सविनय अवज्ञा शुरू किए थे। दांडी पहुंचकर सविनय अवज्ञा शुरू किए थे। ठीक है ना। साबरमती से दांडी मार्च शुरू किए थे। पूछेगा कि दांडी मार्च कहां से शुरू किए थे? तो साबरमती से दांडी तक। सविनय अवज्ञा के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में लगभग कितनी दूरी तय की गई थी? तो कितनी दूरी तय की गई थी? 241 मील, 241 मील दूरी तय की गई थी। ठीक है ना। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की जो दूरी थी 241 मील थी। अगला, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ई आंसर, सबका सब सही है। ठीक है, सबका सब सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको? तो इसकी जो असफलता जब हो गई तब रचनात्मक कार्यों को, समझिए, गांधी जी ने ये दिया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। वर्ष 1934 में गांधी ने अपना पूरा समय हरिजन नोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया और हरिजन लोग के उत्थान के लिए, मतलब हरिजन लोग को जो छुआछूत थे, अछूत थे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, रचनात्मक लोग का काम किया।
और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की, जो बाद में हरिजन संघ, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में इसका प्रकाशन भी किया। ठीक है। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफार खान ने। इनको फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है इन्हीं को, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन इसी को कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार को है। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन। चलिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों को स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए आंदोलन किया। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन रिपीट करेगा 2-3 बार। खुदाई खिदमतगार ग्रीन शर्ट, रेड शर्ट, लाल कुर्ती। ठीक है, रेड शर्ट लाल कुर्ती आंदोलन किससे जुड़ा है? खान अब्दुल गफार खान। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, सब बता दिया आप लोग को। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफार खान को। चलिए आगे देखते हैं। अब गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब कर रहे थे गांधी जी, तो उस समय तक भारत का संविधान नहीं बना था। ठीक है, और भारत का संविधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया दिल्ली में। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो 3 देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1930 में। दूसरा कब हुआ? 1931 में। तीसरा कब हुआ? 1932 में। ठीक है, और देखिए पहला में कांग्रेस नहीं गया, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया। इसमें बस तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर, ये मौलाना अली, ये सब भाग लिए। 1931 के दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। ठीक है, गांधी जी गए थे और सांप्रदायिक पंचायत पर हरिजनों के लिए जो अलग से ये मिल रहा सीट दे रहा था मैकडोनाल्ड, उस पर बहस करके गांधी जी क्या होगा, यहां से लौट आते हैं। और 32 में भी कांग्रेस नहीं भाग लेता, गांधी जी भी नहीं भाग लेते हैं। और इसी 32 में इस सांप्रदायिक पंचायत पर अंबेडकर द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौता के अनुसार प्रथम, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्या करेगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित यानी कि बंद करने की तैयार हो गई। राजनीतिक कैदियों जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। इसी में गांधी इरविन समझौता में मतलब बोला जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। ठीक है, अगर गांधी जी उस समय इतना पावरफुल थे, मतलब जिद पे अड़ जाते कि एकदम नहीं तो नहीं, तो मतलब मगर तो बचा सकते थे। विदेशी कपड़ा और शराब की दुकान पर शांतिपूर्व धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों पर बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते में जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो गांधी जी के सारे मांग को इसमें मान लिया गया, नमक बनाने का, कैदियों को छोड़ने का, वैसे कैदियों को छोड़ने का जिन पर हिंसा का कोई आरोप नहीं है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने का महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी, याद रखिएगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो
1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, 1931 में हुआ था 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 मार्च 1931 को वही है गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता ए, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता ए। अब यहां से देखिए गोलमेज सम्मेलन आ गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसमें से कौन भाग लिया था? तो कांग्रेस का तो कोई भाग ही नहीं लिया था, इसी इसको बिना दूल्हा का बारात बोला गया था, बिना दूल्हा का बारात बारात। तो महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अबुल कलाम आजाद नहीं थे, मौलाना मोहम्मद अली थे। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली थे, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग थे। तो कौन कौन थे? देखिए मोहम्मद मौलाना अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, अली जिन्ना, होमी मोदी, ए आर जयकर, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह भजीठिया। ये पूछता है कि तीनों के तीनों सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से ऐसे नेता थे जो तीनों के तीनों सम्मेलन में उपस्थित थे? तो भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। और 1932 में क्या किए जाके अंबेडकर क्या किए? हरिजनों के लिए क्या किए? पृथक निर्वाचक मंडल पर हस्ताक्षर कर दिए। पृथक निर्वाचन मंडल पर निर्वाचन मंडल पर साइन कर दिए। जो मैं उस समय देखिए जो ब्रिटेन का पीएम था वो रैमसे मैकडोनाल्ड था। मैकडोनाल्ड था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। और वो देश को तोड़ना चाहता था, जैसे मुस्लिम को जैसे बांट दिया था कि मतलब जहां मुस्लिम खड़ा होगा वहां मुस्लिम ही वोट देगा, वैसे ही हिंदू में भी हरिजनों को बांट रहा था कि जिस सीट पर हरिजन खड़ा होगा वहां पे हरिजन ही वोट देगा। और 71 सीट को क्या किया गया था? पृथक निर्वाचक मंडल के तहत इसको आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित ऐसा वैसा आरक्षित नहीं कि जहां पे ये लोग इतने सीट पर सिर्फ दलित खड़ा होंगे और कोई वोट नहीं देगा। गांधी जी बोले ऐसे तो मेरा देश टूट जाएगा। सोचिए आपके गांव में कोई मुखिया खड़ा होता है, ठीक है, और आप वोट किसी और को देते हैं, ठीक है, किसी और को मुर्गा चावल खा लेते हैं, वोट दे देते हैं किसी और को, लेकिन जीत जाता है अगला आदमी जिसको आप वोट नहीं दिए थे। तो आपके मन में ये रहता है कि चलो बना है, हमको वोट देने का अधिकार तो था, मतलब मेरे वोट के आधार पे बना है। सोचिए आपको वोट ही नहीं देने दिया जाएगा तो कभी आप उसको मानिएगा कि आप मेरा मुखिया है? तो आपको वोट ही नहीं देने का आजादी मिलेगा तो आप कभी मानिएगा ही नहीं कि वो मेरा मुखिया है, विधायक है, पार्षद है या कोई भी नेता है। तो इस चलते गांधी जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करिए, सीट को 71 से लेके बढ़ा के आपको 147 कर दिए, लेकिन बोले कि इस पे सब वोट देगा, मतलब सब कोई वोट देगा। यही हुआ था पूना पैक्ट। जब अंबेडकर जाके जब गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जाके आपको साइन कर दिए, तो आपको गांधी जी क्या हुआ, उस समय यरवदा जेल में बंद थे। यरवदा जेल में गांधी जी बंद थे क्योंकि 1932 के दूसरे वाले सम्मेलन में गांधी जी मतलब लड़ गए, वहां पे सारा बात उत अपना मनवा लिए। लास्ट में देखे कि अरे हरिजन का वोट अलग, तो बोले नहीं नहीं नहीं, वहां से निकल दिए, कल्टी मार के जर्मनी चले गए हिटलर के पास। सोचिए। तो और गांधी जी जब वहां पर भारत वापस लौटे तो तुरंत इरविन उस समय हट गया था, वेलिंगटन आ गया था। तो उस समय चर्चिल बोला वहां से कि गांधिया को हटाओ, गांधी को पैक करो जेल में, और गांधी जी को जेल में भेज दिया गया। और गांधी जी भारत आके बोलते हैं कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे भट्टे पर दाग नहीं लगने दिया, तुम्हारे दामन पर दाग नहीं लगने दिया। तो गांधी जी जेल से ही क्या करते हैं, पूना समझौता कर देते हैं, मतलब आमरण अनशन कर देते हैं। और गांधी और अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल में एक समझौता तो होता है 1932 में, उसको पूना पैक्ट कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 32 में तीसरा, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो हम आप लोग को बोल दिए सब वही चीज है इसमें लिखा हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किसमें नहीं लिया था भाग? पहले में नहीं लिया था, ठीक है, और तीसरे में भी नहीं लिया था, तो ई आंसर हो जाएगा। बस दूसरे में भाग लिया था, एसएस राजपूताना जहाज से। एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और गांधी जी को वहां पर विंस्टन चर्चिल ने, उस समय विंस्टन चर्चिल पीएम नहीं बना था लेकिन नेता था बहुत बड़ा, गांधी जी को बोला था कि ये अर्धनंगा फकीर है, ही इज अ हाफ नेकेड मैन। क्योंकि लंदन समझिए, जब जहां पे सब कोट बोट टाई, ठंडा सब प्रदेश में सब था, वहां पे गांधी जी ऐसे आधा मतलब फुतलुंगी ओढ़ के वहां पे पहुंच गए। पूरा लंदन उमड़ पड़ा था गांधी को देखने के लिए, है कौन गांधी, ठीक है। तो समझिए जलवा था गांधी जी का, बाबू हौले में नहीं लेने का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? किस प्रश्न, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, द्वितीय गोलमेज था, सेकंड गोलमेज, गोलमेज जो सेकंड था, किस मुद्दे पर असफल हो गया? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस नहीं, सत्ता हस्तांतरण की स्थिति, सविनय अवज्ञा का स्थगन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा। इसी पर क्या हुआ, गांधी जी गुस्सा आ गए थे। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण इस सम्मेलन का कोई नियंत्रण निष्कर्ष नहीं निकला। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिससे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मध्यांतर हो गया? वही दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल, दलितों के लिए अथक, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दलितों के लिए पृथक मतदान, पृथक मतदान। महात्मा गांधी ने 1931 को खाली हाथ कहां से, भारत से कहां लौटे थे? लंदन से खाली हाथ लौटे थे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। इसी का नाम पे मैकडोनाल्ड बर्गर है जो आप लोग आजकल खाते हैं। अब आगे देखेंगे। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, पूना समझौता जो हम आप लोग को बताए थे, यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ था। तेज बहादुर, देखिए अंबेडकर मान नहीं रहे थे और गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन अंबेडकर नहीं मान रहे थे। तो बहुत लोग के मनाने पर, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग के मनाने पर, जयकर वगैरह जी के मनाने पर अंबेडकर जी माने, और दोनों के बीच में 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, ठीक है ना। आगे चले, ठीक है। अब देखिए, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत पर पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए? अछूतों के लिए, ठीक है, अछूतों के लिए। वही क्वेश्चन अब रिपीट करेगा अलग अलग ढंग से। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो देखिए, 71 से 147 सीट हो गया था। गांधी जी ने बोला डबल कर लीजिए सीट, 71 सीट आप मांग रहे हैं ना, हम देते हैं 147, लेकिन सब वोट देगा, मतलब सब वोट देगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खड़ा होगा बस दलित, खड़ा होगा बस दलित, लेकिन वोट सब देगा, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड, देखिए वही बात हो गया। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अब देखिए यहां पे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश बाबू अब कहा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, जेपी का। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, याद रखिएगा, 1934 में। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के प्रयासों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मंसारी तथा अशोक मेहता जैसे लोग शामिल थे।
इस पार्टी की पहचान अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 1934 में पटना में हुई थी, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1934 में। अब देखिए आगे आ जाइए, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। देखिए प्रांतीय सरकारों का जो गठन हुआ था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935, ठीक है, 1935, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, 1935। इसी से क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में, जिससे भारत में समझिए बिहार का प्रधानमंत्री था, उस समय हर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। लेकिन ये जब लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, जब वर्ल्ड वार 2 छिड़ा तब ये 2 साल चला और प्रांतीय चुनाव का जो आपको मंडल है उसने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। आगे चलिएगा, अपनी इस, देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को का सफाया करते हुए 5 प्रांत, मद्रास में 215 में से 159 सीट, बिहार 152 में से 98 सीट, मध्य प्रांत और बड़ार मतलब में 112 में से 70 सीट, संयुक्त प्रांत जो यूपी है 228 में से 134 तथा उड़ीसा 60 में से 36 में पूर्ण बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत, असम और उत्तरी सीमांत में बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस बड़ा दल बनने से वंचित रह गई, ठीक है। बंगाल में, पंजाब में क्या हुआ? कांग्रेस को थोड़ा सा कम सीट आया, मुस्लिम लीग को आया ज्यादा, मुस्लिम लीग को क्या हुआ? ज्यादा सीट आया। इसी चलते आप देखिएगा बंगाल 2 भाग में बट गया, आधा पाकिस्तान आधा इंडिया, और पंजाब भी 2 भाग में बट गया, आधा इंडिया आधा पाकिस्तान। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937 में, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, देखिए फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन के भी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे, याद रखिएगा। और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि मैं एक समाजवादी हूं और मेरा जो ये है साम्राज्यवादियों पर मेरा विश्वास नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अब ये सब क्वेश्चन पीछे भी था, फिर से रिपीट कर दिया इसमें, ठीक है ना, पीछे भी था। 1938 में पूरा कहानी आप लोग को बताए थे पिछली क्लास में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो कौन हुए थे? आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और 1939 में क्या हुआ? तो सुभाष चंद्र, जो ये हो गया हरिपुरा, ये हो गया हरिपुरा और ये हो गया त्रिपुरी। देखिए हरिपुरा गुजरात में था, हरिपुरा कहाँ था? गुजरात में, और त्रिपुरी था आपको मध्य प्रदेश में। तो इसी त्रिपुरा में भी सुभाष चंद्र बोस बने अगले साल भी, 1939 में भी। लेकिन गांधी जी मतलब बोले कि नहीं, सुभाष को नहीं बनाओ, पटाभी सीतारामैया को बना दो साउथ का। तो कांग्रेस के लोग बोले कि नहीं सुभाष ही बनेगा। तो दोनों के बीच में चुनाव हुआ, ठीक है ना। गांधी जी का सपोर्ट था सीतारामैया को, और सीतारामैया बुरी तरह से हार गए, पटाभी सीतारामैया बुरी तरह से हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो गांधी जी थोड़ा तिल मिला गए, गांधी जी बोल दिए ना कि मेरा व्यक्तिगत हार है, तो सीतारामैया नहीं हारा है, हम हारे हैं। तब जाके सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, बूढ़ा बाबा आप मत टेंशन लीजिए, आप क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, हम ही अपना पोस्ट छोड़ देते हैं। और अपना पोस्ट छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, ठीक है। 1900, देखिए महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त बोला था, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो समझिएगा ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस को मानते नहीं थे, देशभक्तों का देशभक्त बोला था कि सबसे बड़ा देशभक्त है, ठीक है, याद रखिएगा। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो उस समय बन गए थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जब त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे देते हैं
गांधी जी के बमकने पर, तो उसमें फिर बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र बाबू जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। अब देखिए देसी रियासतें है, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं, सब एक आध दो क्वेश्चन है इस पे। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना की आधुनिकरण करना नहीं, भारतीय कृषि का आधुनिकरण नहीं, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना नहीं, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच में आपको दोस्ती बढ़ाना, संबंधों को सुधारना। देशी राज्य जो थे और भारत सरकार के बीच में मतलब दोस्ती कराना बटलर कमेटी का आयोग का उद्देश्य था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में समानांतर आंदोलन शुरू किया था किसने? देखिए प्रजामंडल आंदोलन आया था, एक प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन आया था। उसने क्या किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है, चलिए अब अगला है। आगे थोड़ा वर्ल्ड वार टू के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था वर्ल्ड वार टू के समय? तो चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल था उस समय, चर्चिल था, याद रखिएगा। गांधी जी जब एक बार फिर से आमरण अनशन पे बैठ गए थे, जब यहाँ के लोग जब बहुत मारे जा रहे थे वर्ल्ड वार टू में, तो गांधी जी क्या हुआ, आमरण अनशन पे बैठ गए थे। तो चर्चिल बोला कि जब हम जिस समय हम पूरे दुनिया को फतेह कर रहे हैं तो ये बुढ़वा से हम कैसे हार जाएं। उनको मरने के लिए छोड़ दिया था, मरने के लिए गांधी जी को छोड़ दिया था। 21 दिन के अनशन के बाद गांधी जी का तबियत इतना बिगड़ गया कि फिर गांधी जी को सब बहुत मनाया उनाया और गांधी जी फिर जूस पी लिए, लास्ट में अनशन को तोड़ दिए, जूस पी लिए, जिनसे उनका तबियत और ज्यादा खराब हो गया और उनको छोड़ दिया गया फिर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लिखा था मोहम्मद इकबाल, रहमत अली ने। रहमत अली, देखिए रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था जिसने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। पाकिस्तान, ठीक है, TAK, देखिए पाकिस्तान का मतलब TAK, पाकिस्तान, TAN। पाकिस्तान का मतलब होता है PA से पंजाब, पंजाब, ठीक है, K से कश्मीर, कश्मीर, पूरा पंजाब, पूरा कश्मीर, पूरा सिंध, पूरा सिंध, ठीक है, पूरा सिंध, और आपको पूरा बलूचिस्तान, पूरा आपको बलूचिस्तान, ठीक है। ये किसने बोला था? तो रहमत अली ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक आपको स्टूडेंट था। देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पैम्पलेट जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, वी टू लिव ऑफ पेरिस फॉर एवर। नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, में एक अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की, जिसे उसने पाकिस्तान नाम, यानी कि चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट में पाकिस्तान का शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान शब्द की रचना पंजाब, अफगान प्रोविंस, कश्मीर तथा सिंध के पहले अक्षर बलूचिस्तान सबको मिला के बनाया गया था। देखिए पी से पंजाब, ए से अफगान, के से कश्मीर, एस से सिंध और टान से बलूचिस्तान। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। बांटो और छोड़ो मतलब बांट दो हम लोग को और छोड़ो, यहां से निकलो, ठीक है। पाकिस्तान की अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? प्रस्ताव देखिए कब पारित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आपको 1940 में, 1940 में लाहौर में, 1940 में लाहौर में प्रस्ताव पारित किया गया था।
मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, पूछता है। और आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, आपको मनाया था 1946 में 14 अगस्त, 15 अगस्त नहीं, 16 अगस्त को, हाँ 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को जब संविधान सभा का जब बैठक हुआ और उसमें बुरी तरह से इसकी हार हुई, तब आपको इस मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट बोल दिया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाओ। और उस समय इतना भयंकर समझिए कि मारा मारी काटा काटी हुआ, मतलब दंगा फैला दिया चारों तरफ पूरे देश में। तब गांधी जी जो बोले कि मतलब गांधी जी बोले थे कि मेरे देश पर लाश का बंटवारा होगा, मतलब मेरे लाश पर देश का बंटवारा होगा। और जब देखिए डॉक्टर अगर आपका कोई उंगली काटेगा तो आप उंगली काटने नहीं दीजिएगा, लेकिन अगर आपका उंगली में इतना दर्द हो जाए, किसी के उंगली में इतना दर्द हो जाए कि मतलब रखा ना जा सके, रात को नींद नहीं आए, तब पेशेंट बोलता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरा उंगली काट के हटा दीजिए। वैसा ही कुछ हाल हो गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने किसको पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में क्या किया था? पृथक निर्वाचन ला दिया था मुसलमान के लिए। वहीं से क्या हुआ? पूरा का पूरा सिस्टम खत्म, हिंदू मुस्लिम भाई भाई खत्म। मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महान बचाव होगा, महानतम बचाव होगा। ये किसने लिखा है? तो ये डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, याद रखिएगा। इसके बुक का नाम है इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर की पुस्तक का नाम। इस सब को हम लोग लास्ट चैप्टर में करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा सब लास्ट चैप्टर में। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर आपको गांधी जी सबको जेल हो गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कब चलाया गया था? आपको यहाँ से पवनार से, महाराष्ट्र के पवनार से। और पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे भी पूछता है ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, चौथे भी पूछता है सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। ये बस 4 चीज इसमें याद रखिएगा, और कुछ नहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह से पूछता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही के विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे। ये रहा आपका आज का क्लास कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में, जिसमें हम लोग यहां से आगे पढ़ेंगे घटना चक्र को। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ये क्लास हमारी लंबी हो जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें हम लोग ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन करना पड़ जाता है, क्योंकि अब क्या करेंगे, मजबूरी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को पूरा कंप्लीट कराया जाए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को भी और बिहार स्पेशल का भी रामबाण है समझिए, कराया जाए, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सेशन में।